हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी आज आपके लिए लाइव ये हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और किस तरीके से कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके लिए ये जो वीडियो बना हुआ है यह हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जितने भी मैटर लिए गए हैं वो सभी एनसीईआरटी से और अदर सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं, ताकि ये केवल क्लास 10th एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अपना भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें हम मेनली पढ़ते हैं क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता ही है कि किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर उसको लेकर के जाना। तो यहां पर जो नाम दिया गया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना यह है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट होता है, और नेक्स्ट ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, और सर्कुलेटरी मीडियम जिनको हम ब्लड एंड लिम्फ बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, बहुत कुछ बातें करनी है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पंपिंग ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है हार्ट। उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमने एक नेम कहा हुआ था जिसका जिक्र हमने किया, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का वर्क होता है कि जो भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स जो भी होते हैं ह्यूमन बॉडीज में, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उन सब चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड। यानी कि द ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये सभी जो अभी आप देख रहे हैं, ये सब का ट्रांसपोर्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ब्लड पर होती है। ठीक है, तो ये ब्लड इसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड यूजुअली एक फ्लूइड मीडियम होता है जिससे बना होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। यानी कि द ब्लड यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ फ्लूइड मीडियम नोन एज प्लाज्मा वेयर द सेल्स रिमेन सस्पेंडेड। यानी कि प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि उसमें धंसे रहते हैं। ओके, तो जो ये प्लाज्मा है ये किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की। जैसा कि हमने कहा था पंपिंग ऑर्गन होता है। इस हार्ट जो हमारे बॉडी में होता है यह बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन जितना बड़ा हमारा हाथ का पंजा होता है उतना ही बड़ा हार्ट हमारे बॉडी में टोटली होता है। ओके, तो जो कि कंसिस्ट होता है 4 चैम्बर से, 2 अपर और 2 लोअर चैम्बर्स में कंसिस्ट होता है। तो सबसे पहले जो हार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी राइट बिटवीन द लंग्स. इट इज पोजिशन्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द thoracic region and is enveloped by the pericardium.
कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट होता है वह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो हमारे चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट जो हमारा होता है उस कैविटी, वहां पर एक चेस्ट कैविटी होती है, उसके राइट यानी कि लंग्स के बीच में और राइट में यह ऑर्गन लोकेटेड होता है, और इस तरीके से जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है उसके लेफ्ट में यह पोजिशन्ड होता है, और पेरिकार्डियम के थ्रू, पेरिकार्डियम के द्वारा ये क्या होता है, एनवेलप्ड होता है यानी कि रैप्ड होता है। पेरिकार्डियम उसका ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कवच का वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हार्ट के बारे में, तो वह ये होता है कि एज बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, यानी कि ब्लड के द्वारा तो ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो टू अवॉइड द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दो के दोनों ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट तो किए जाते हैं, और इन सब चीजों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिच ब्लड दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो हार्ट है उसको डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो मेनली मैंने बताया था अभी जस्ट कि इनको 4 चैम्बर्स में सेपरेट किया गया, यानी कि द ह्यूमन हार्ट इज सेपरेटेड इनटू 4 चैम्बर्स। फर्स्ट है लेफ्ट एट्रियम, सेकंड है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है यह हमारे अपर चैम्बर होते हैं, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं ये हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं। ओके, तो अब हम यहां पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यह एक हार्ट है, हार्ट का फिगर आया हुआ है जिसमें सारे ऑर्गन्स जो हार्ट के हैं वो दिखाए गए हैं। यानी कि यहां पर अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो ये राइट साइड में हमारा वेना कावा है। इसी यहां से क्या होता है कि ब्लड यहां से एंटर करता है, बॉडी से ब्लड आता है और इस वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में एंटर करता है, और राइट एट्रियम में जब पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो यह रिलैक्स करता है थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या होता है, फिर यह राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक्सपैंड होता है, और यहां से यह इसके थ्रू यानी कि यहां के थ्रू क्या होता है कि जो मैं अगर नाम कहूं इसका, तो यहां पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में यह एंटर करता है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, जब वह ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है। कहने का मतलब वो कलेक्ट होता है और रिलैक्स करता है थोड़ी देर के लिए, तब तक रिलैक्स करता है जब तक कि पूरा का पूरा ब्लड कलेक्ट नहीं हो जाता, और जैसे ही कलेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हो कि यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, और फिर यह जो ब्लड है यह ब्लड निकल के हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वही सेम प्रोसेस के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर क्या होता है कि ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाता है और लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में, ऑर्टा के थ्रू हर बॉडी कंपोनेंट्स में पहुंच जाता है। ओके, तो आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसका पंपिंग होती है, और ब्लड किस तरीके से प्यूरिफाई होकर के अदर ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आता है, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। कहने का मतलब ये है कि वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर यूं बोलने इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल्स मिक्स्ड होते हैं। तो फिर यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है, यानी कि यह सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर करता है हमारे राइट एट्रियम में, और फिर थोड़ी देर के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि राइट एट्रियम में तब तक
यह रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है जब तक कि पूरा का पूरा ब्लड यहां पर कलेक्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट होता है, फिर ये क्या होता है, रिलैक्स करता है थोड़ी देर के लिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। इसमें एक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि वह ब्लड राइट एट्रियम से निकल करके हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, और फिर रिलैक्स होते ही क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर भी एक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, और फिर क्या होता है कि जो ब्लड है वह आगे की तरफ मूव करता है और मूव करके हमारे लंग्स में पहुंचता है। ओके, ये तो हो गया ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस अभी हमने आपको बताया इतना, ये पूरा सुपीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये एंटर करता है। और अब बात हम करते हैं कि लोअर वेना कावा, यानी कि लोअर वेना कावा जो होता है, या फिर यूं बोले इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। यानी कि जब ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वह प्रेशर के थ्रू लंग्स पहुंचता है। लंग्स में हमारे ऑर्टा होता है जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, और वह ऑक्सीजन जो ये ब्लड आया हुआ है लंग्स में राइट वेंट्रिकल से, उसको ऑक्सीजनेट करता है, और वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और फिर क्या होता है, आगे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। और लेफ्ट एट्रियम में तब तक लेफ्ट एट्रियम जब तक कि पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, और फिर क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होते ही यहां पर ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, और हाई मीन्स ये हुआ कि प्रेशर जनरेट होता है, जिस यह प्रेशर वह प्रेशर नहीं है ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन, दिस इज नॉट हाइपरटेंशन। यह ब्लड प्रेशर का कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ब्लड को आगे मूव करने के लिए प्रेशर जनरेट होता है। ओके, तो क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और वहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलैक्स करता है थोड़ी देर के लिए, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर हमने बताया ऑर्टा के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 1 by 1 सेल टू सेल, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब में यह ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पूरा जो अभी हमने देखा, ये पूरा का पूरा ये क्या था, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी कि किस तरीके से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में प्यूरिफाई होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्टेप था। और एक चीज हम यहां पर कहें तो ये जो लंग्स होता है, लंग्स में जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाता है। ओके, यानी कि यहां पर वाल्व होते हैं, या वाल्व का काम ये होता है कि जो ब्लड वहां पर एंटर किया है वह ब्लड फिर से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी मिक्सचर ना हो जाए, इसलिए वाल्व क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, और फिर जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है वह रिलैक्स करता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि प्रेशर वहां पर जनरेट हो सके। ओके, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो आगे जा सके, और जो प्योर ब्लड है या फिर यूं बोलें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ओके, तो हमें लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो गया होगा। If you do not clear, so you can reverse your video and again watch and understand it. Okay, so I hope guys कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है। ओके, आगे पॉइंट आता है डबल सर्कुलेशन,
यानी कि अभी ये जो हम पढ़ रहे थे पूरा का पूरा प्रोसेस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर हमने एक फ्लो चार्ट भी देख लिया कि किस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, तो अब यही सर्कुलेशन, यानी कि एक बार इम्प्योर ब्लड आता है और दूसरी तरफ से प्योर ब्लड जाता है। ओके, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यहां पर दो सर्कुलेशन होता है, दो बार, एक बार इम्प्योर ब्लड्स का और दूसरी बार प्योर ब्लड का, जिसे हम डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। दैट मीन्स द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हेंस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, amphibians or many reptiles have three-chambered hearts and bear some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Okay, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इट इज क्लियर। बट एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव हार्ट चैम्बर, दैट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, यानी कि एम्फीबियंस और या फिर यूं बोले रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, वो इसलिए होता है कि एंड बियर सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं उनमें ये कुछ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर डबल सर्कुलेशन होगा तो वहां पर कोई भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं है होगी, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पर हो। और यहां पर ये इसलिए होता है कि कुछ जरूरत भी होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स के मिक्सिंग की। ओके, तो ये हमारा पूरा जो हमने अभी, ये आपकी स्क्रीन पर एक फिगर होगा, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर है। ओके, तो जहां पर ये जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि यहां पर अगर देखें तो वेना कावा फ्रॉम बॉडी, ठीक है, यानी कि वेना कावा जो होता है फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये वेना कावा है। बॉडी से वेना कावा में जो ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड, ये यहां पर एंटर करेगा और फिर ऑर्टा टू बॉडी, यानी कि ऑर्टा के थ्रू बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ऑर्टा है, ऑर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा यहां से। ओके, और यहां पर एक सेकंड है, थर्ड, पल्मोनरी वेन टू लंग्स, यानी कि जो पल्मोनरी वेन होता है वहां से ब्लड लंग्स में जाता है। यानी कि वेना कावा से जो वेना फर्स्ट, ये वेना कावा है, ये आपको दिखाई दे रहा है पाइप के तरीके से, यहां से जो ब्लड है वो बॉडी से, यानी कि वेना कावा फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से जो ब्लड आता है वो वेना कावा के थ्रू आता है। ओके, और जो ऑर्टा टू बॉडी, यानी कि जो ऑर्टा होता है, ये ऑर्टा है। ओके, इस ऑर्टा से बॉडी में ब्लड जाता है, सर्कुलेट करता है। और जो पल्मोनरी वेन है, यानी कि ये थर्ड, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, यह क्या करते हैं कि ये लंग्स तक जाते हैं, यानी कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में ब्लड एंटर करता है। ओके, और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वह भी लंग्स में ही जाता है। ठीक, यानी कि इम्प्योर ब्लड, ठीक, इम्प्योर ब्लड भी क्या होता है, यहीं पर जाता है जहां पर ऑक्सीजनेट होता है यह, और फिर क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। यानी कि हम अगर कहें तो ये 2 पार्ट्स में देखिए डिवाइड किया गया। एक में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दूसरे सर्कुलेशन में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड, एक बार ऑक्सीजनेटेड। तो ये 2 के 2 चैम्बर्स के रूप में आ जाते हैं, यानी कि 2 चैम्बर्स नहीं, 2 सर्कुलेशन होता है, यानी कि डबल सर्कुलेशन, एक बार इम्प्योर और एक बार प्योर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, और वह लेते हैं कि ब्लड के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा अगर बताएं तो यहां पर जो अभी हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, हमारे जो फिशेज होते हैं, ओके, फिशेज में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो हार्ट चैम्बर होता है वह 2 चैम्बर्ड होता है। तो इनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो और एक चीज यहां पर और बताएंगे, जो हमारे कॉकरोच होता है, इसके पास
13 हार्ट चैम्बर होते हैं, यानी कि जो इनका हार्ट होता है वो 13 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। ओके, तो इतनी सी जानकारी आप अपने माइंड में रखे रहिएगा थोड़ा बहुत, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम यहां पर ब्लड स्टार्ट करते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड होता क्या है। सो ब्लड मीन्स द ब्लड इज द बॉडीज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट फॉर्म्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ब्लड जो होता है यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि अगर हम पूछें कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का नाम, तो एक ब्लड का नाम बहुत ही कॉमन है जो कि हमारे माइंड में तुरंत का तुरंत अराइज करता है। ओके, और यह जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और जो हमारा ब्लड होता है इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। पहला सॉलिड कंपोनेंट जिसमें ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, और सेकंड है लिक्विड कंपोनेंट जिसमें प्लाज्मा होता है। ओके, अब ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट्स, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिक्विड कंपोनेंट, तो प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट होता है। यह पूरे ब्लड का, यानी कि ये जो ब्लड है इस पूरे ब्लड का हाफ पार्ट जो प्लाज्मा होता है। ओके, यानी कि लगभग यूं बोल दूं नियर अबाउट 55% पार्ट जो होता है प्लाज्मा का होता है। यानी कि अगर हम यूं कहें द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इज कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर, यानी कि जो ब्लड होता है वह ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है उसका पूरा का पूरा हाफ, और 90% वाटर प्लाज्मा में होता है। ओके, और जो 10% होते हैं प्लाज्मा में वह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर? जो प्लाज्मा और प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है वह एंजाइम्स, साल्ट्स एटसेट्रा, मिनरल्स बोल दें, यानी कि एंजाइम्स, साल्ट्स, मिनरल्स इनको कैरी आउट करता है। ओके, और जो प्लाज्मा होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है अदर डिजीजेस को के ट्रीटमेंट में, यह हेल्प भी करता है। ओके, तो यूं कह दें कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वह जो भी ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सभी को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के सभी पार्ट्स तक यह प्लाज्मा पहुंचाता है। ओके, और जो सेल्स से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी वहां से लेता है और उनको टेक आउट करता है, यानी कि बाहर करता है। तो प्लाज्मा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, या यूं कह दें कि प्लाज्मा ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो प्लाज्मा आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड कार्पसेल्स, जिसमें सबसे पहला है रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये रेड ब्लड कार्पसेल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। मेनली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज सेल्स ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो आरबीसी होता है यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होता है। मुख्य रूप से आरबीसी का काम यही होता है। और दूसरी चीज हम यूं कहें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, और यानी कि ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है अच्छे से। ओके, और अदर पार्ट्स तक को पहुंचाता है आरबीसी इसी वजह से। तो और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको ब्लड सेल्स से रिमूव भी करता है, यानी कि अगर हम यूं कहें, अभी हमने प्लाज्मा में भी बताया कि वह ये काम करता है, तो प्लाज्मा में जो ये सभी लिक्विड, यानी कि ये जो सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं ये प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का सेकंड नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, यानी कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स का
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें कहीं कट जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो इसको स्टॉप करने में, यानी कि क्लॉट्स, यानी कि ब्लड क्लॉट्स में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ठीक है, जो एक कैस्केड बना देता है। जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो 5 से 6 मिनट के दौरान ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। जहां पर कट होता है या वुंड होता है, इंजरी होती है, वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। वहां पर एक कैस्केड का फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट्स। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड या यूं कहें ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ओके, इसका काम होता है इम्यूनिटी बढ़ाना। जो भी पैथोजेंस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर करें, उनको एनगल्फ कर जाना, यानी कि एनगल्फिंग पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय फेंडिंग ऑफ पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये ब्लड का वर्क है। ओके, तो अभी यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जो लिम्फ हमारा होता है, लिम्फ का मतलब ये होता है कि सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स escape into इंटरसेलुलर स्पेसेस इन टिश्यूज एंड फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। यानी कि लिम्फ का मतलब ये हुआ कि यह एक कलरलेस सब्सटेंस होता है एंड कंसिस्टिंग ऑफ salts, proteins and water which transport and circulates digested food and absorbed fat, यानी कि जो digested food होता है और absorbed fat होता है to intercellular spaces in the tissues, यानी कि tissues में क्या करता है, इसको लेकर के जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फ होता है कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। यानी कि ये बनता कैसे है, जो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पोर्स के थ्रू कैपिलरीज से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेसेस में चले जाते हैं टिश्यूज के, और एक टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। यह कलरलेस होता है और यह जो लिम्फ होता है ये हमारे प्लाज्मा के जैसा ही होता है, सेम प्लाज्मा के जैसा होता है। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वह बहुत ही लेस होता है। ओके, तो इसका काम क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं और एब्जॉर्ब फैट होते हैं इस इंटेस्टाइन में, उसको क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करता है, फिर से ड्रेन करके उनको जो हमारा ब्लड होता है उसमें बैक कर देता है। ओके, यह हमारे लिम्फ का वर्क होता है। अब पढ़ेंगे क्या ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जो होते हैं दो होते हैं, आर्टरीज होता है और वेन्स होता है। आर्टरीज क्या वर्क करता है जरा देखते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। यानी कि आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट से लेकर के अदर पार्ट्स तक को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है इसको अगर हम छोड़ दें इस पार्ट को, बाकी सभी पार्ट्स तक आर्टरीज क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो वेन्स क्या होते हैं, वेन्स यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है, सभी पार्ट्स तक लेकर के जाएगा। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है वहां पर लेकर के नहीं जाता, यानी कि एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि किस को छोड़ करके, पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट्स तक वेन्स जो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इसको कलेक्टिंग वेसल भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर वैसे सबको मैक्सिमम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर का शिकायत हम लोगों को होने लगती है। तो यहां पर हम ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, यानी कि जो वेसल होते हैं, यानी कि जो हमारे वेसल होता है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है, उनके वॉल्स के अगेंस्ट ब्लड क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है, फोर्स लगाने लगता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं इसको। ओके, द ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, यानी कि आर्टरीज की अपेक्षा वेन्स में बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग द वेंट्रिक्युलर सिस्टोल,
यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि एक हमने आपको बताया था, एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरीज का और रिलैक्सेशन होता है, तो अगर मान लीजिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड आर्टरी में वह क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर उसे बोलते हैं। यानी कि प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब रिलैक्सेशन का पीरियड होता है, यानी कि द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन के दौरान, तो वह क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम स्फैग्मोमैनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ओके, और जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम 120 Hg और मिनिमम जो होता है वह 80 Hg होता है। ओके, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारा 120 मिलता है। और डायस्टोलिक जो होता है वह 80 Hg होता है। यह मेजर किया जाता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ओके, यहां पर ये फिगर में आपको दिखाया गया होगा, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं और यहां पर एक मरकरी मीटर लगा हुआ है और फिर एक पट्टी के जैसा इसको क्या किए हुए हैं, बांधे हुए हैं हैंड में, और यहां पर रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर ये लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, इससे हम प्रेशर डालते हैं, इसमें क्या होता है, एयर भरता है और फिर क्या होता है कि यहां से हम इस Hg से मेजर करते हैं कि यहां पर कितना प्रेशर हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेशर इन कफ अबव 120। ओके, 120 के अबव, और इधर आर्टरी जो होता है यहां पर क्लोज्ड हो जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए हमारा ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ही था, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पूरी की पूरी जानकारी हासिल की। तो अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक ऑल्सो एंड कमेंट। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू।